वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज बात करेंगे 26 और 27 मार्च 2021 के एक साथ करंट अफेयर्स की, क्योंकि कल आपको वीडियो दिया नहीं गया था, तो आज एक साथ कॉम्बिनेशन करके आपको वीडियो मिलेगा। 26 और 27 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट शेयर कर दो अपने दोस्तों में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के, क्योंकि लगातार आपको हर रोज ध्यान रखना, एक सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास और शाम 9 बजे कोई भी क्लास है आपको जरूर मिलेगी, फिक्स है, ध्यान रखना। तो सब राजस्थान के ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों की भर्ती में आयु सीमा व फीस में छूट देने की घोषणा हुई है? और ये आप सभी जानते हो कि पिछले 5-10 दिनों से राजस्थान में कुछ हलचल नई आ चुकी है। कौन सी? EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेशन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एक नई समस्या आ चुकी है। आपने देखा होगा सामान्य वर्ग में जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं, उनके लिए राजस्थान की सरकार ने कुछ अलग से प्रावधान किए। क्या किए? देखो, इसका पहले उत्तर हो जाएगा किसको? आर्थिक दृष्टि से कमजोर स्वर्ण वर्ग को। ये किसकी छूट में? नौकरियों की भर्ती में आयु सीमा और फीस की छूट देने की घोषणा की है। अब मामला क्या है? देखो, 103वां संविधान संशोधन हुआ 7 जनवरी 2019 को, और EWS कैटेगरी में 10% का आरक्षण केंद्र सरकार ने दे दिया। ये आपको क्लियर है। और जो सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं उन्होंने सर्टिफिकेट बना रखे हैं। अब हमारी राजस्थान सरकार ने क्या किया है? देखो, हमारी राजस्थान सरकार ने एक तो नौकरियों में जब भर्ती होती है तो आयु सीमा में और फीस में छूट देने की घोषणा की है। इसी के चलते जो 4 अप्रैल को अभी कॉलेज लेक्चरर का पेपर है, शायद 99% है, वे इसमें EWS के फॉर्म दोबारा अप्लाई होंगे, पटवार के द्वारा होंगे, रीट के द्वारा होंगे, जितनी भी भर्ती हैं उनमें दोबारा होंगे। तो मान के चलो अगले 2 महीने, 40 से 50 दिन अब आगे खिसक चुकी है। जो भी परीक्षाएं थी वो खिसक चुकी है। क्यों? अब ध्यान रखना, EWS के अंदर क्या था कि जिसकी आय 8 लाख रुपए से कम है वो इस सर्टिफिकेट बनाकर अपना फायदा उठा सकता है। और केंद्र सरकार ने यह बनाया था कि संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या कह दिया? 8 लाख से कम आयु और उन्हें संपत्ति का ब्यौरा देने की कोई जरूरत नहीं है। संपत्ति का ब्यौरा देने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि हम आयु सीमा और फीस में भी छूट देंगे। इस कारण ये 5-7 दिनों से आपको बताया, 2-3 दिनों से पीछे कमेटी का गठित किया गया। क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, आज शायद उसकी रिपोर्ट आएगी, सारा कुछ होगा। तो ये थोड़ी सी समस्या बढ़ रही है। तो एग्जाम में आएगा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो सामान्य वर्ग में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लोगों को EWS का फायदा दिया जाए। 10% आरक्षण में छूट है और राजस्थान सरकार ने इसमें दे दिया। ये बात आपको क्लियर रूप से ध्यान रखनी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी घोषणा की है, विधायकों के लिए जो बजट कोटा होगा वो 5 करोड़ रुपए होगा। पहले जो 2 करोड़ रुपए था ना, अब 5 करोड़ किसके बराबर हो गया? सांसद के बराबर, एक लोकसभा सांसद राज्यसभा सांसद के बराबर हो गया। तो कुछ घोषणाएं की थी और एक मैंने ये बता दी। और एक मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 1 मई 2021 से चलेगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, इस दम को ध्यान रखना। बहुत सारे आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं सामान्य वर्ग में, उन्हें पता ही नहीं है EWS होता क्या है। तो ये जानकारी जरूरी है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे जैसे फॉर्म अप्लाई हो, सामान्य वर्ग जिसने सर्टिफिकेट बना रखा है उनके लिए जो सुविधा दी जाएगी उसका जरूर फायदा उठाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस साहित्यकार को आचार्य नानेश सम्मान प्रदान किया गया? राजस्थान के किस साहित्यकार को आचार्य नानेश सम्मान प्रदान किया गया? डॉक्टर आनंद शर्मा को। किसे? डॉक्टर आनंद शर्मा को प्रदान किया गया। अब ये आचार्य नानेश सम्मान कहाँ का है? तो कोलकाता की प्रसिद्ध साहित्य संस्था विचार मंच ने पारसमल कांकरिया सभागार में आयोजित समारोह में आचार्य नानेश स्मृति सम्मान से वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार डॉक्टर आनंद शर्मा को सम्मानित किया गया। इनकी कौन सा उपन्यास था? तो नानंतम। ठीक है, नाम इसका क्या है? कौन सा पुरस्कार है? नानेश। और इनका उपन्यास है नानंतम, पर इन्हें यह अवार्ड दिया गया। डॉक्टर शर्मा को इससे पहले राजस्थान साहित्य अकादमी का सर्वोच्च मीरा सम्मान, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन सम्मान, महाराजा मान सिंह संग्रहालय पुरस्कार मिल चुके हैं। अब बात आती है उन्हें ये पुरस्कार दिया किसने? तो मुख्य अतिथि थे वहां के पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। ये बहुत खास है, जगदीप धनखड़ काफी चर्चित है क्योंकि हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले से
ये बिलोंग करते हैं। ध्यान रखना कौन, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वर्तमान जगदीप धनखड़। अच्छा, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले आपको बताएं। एक तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, बहुत बार बता दिया, पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें कितनी है। जिस भी विधानसभा के चुनाव होते हैं जिस राज्य की, उसके विधानसभा चुनाव के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। तो विधानसभा में सीटें कितनी है मुझे कमेंट करके बताओगे। जैसे राजस्थान में 200 है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। तो ये विधानसभा में बहुत बार बता चुका हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। अगला क्वेश्चन, और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त होती है। हाल ही में राजस्थान घूमर क्वीन 2021 की विजेता बनी है। हाल ही में राजस्थान घूमर क्वीन 2021 की विजेता कौन बनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुनझुन घोष। प्रथम स्थान पर रही है रुनझुन घोष। तो प्रथम स्थान रुनझुन घोष का, दूसरा स्थान पायल का और तीसरा स्थान सीमा सेठी का। अब ये घूमर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेज में देखिए, ये है अवार्ड दिया गया, फर्स्ट रुनझुन घोष, सेकंड और द्वितीय तीनों को दिया गया। अब हमारे लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या बात निकलती है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाली की घूमर, नाम सुना होगा आपने घूमर। इसको हम राजस्थान का हमारा लोक नृत्य ही, राज्य लोक नृत्य कौन सा? घूमर। कब घोषित किया गया, कब राज्य का दर्जा दिया गया? 1961 के अंदर दिया गया है। घूमर को राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान नृत्यों की आत्मा, राजस्थान नृत्यों का हृदय कहा जाता है और रजवाड़ी नृत्य इसे कहा जाता है। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ दिया जाता है घूमर। तो 1961 में इसे राज्य राजकीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। तो ये बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में फूलडोल महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? फूलडोल महोत्सव आप कला संस्कृति केंद्र पढ़ते हो। फूलडोल महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा से हुई है। तो राजस्थान में कौन सी, किसकी पीठ है ये? राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहां फूलडोल महोत्सव की शुरुआत होती है। शुरुआत हुई है, लेकिन सही रूप से प्रचलन में कब आता है? चैत्र कृष्ण, अभी प्रतिपदा से लेकर पंचम तक, एक से लेकर एकम से लेकर पंचमी तक ये फूलडोल महोत्सव बनाया जाता है शाहपुरा भीलवाड़ा में। रामचरण जी के द्वारा इस पीठ की स्थापना की गई थी। तो ये बहुत खास है राजस्थान के संदर्भ में। अच्छा, नारायणा जयपुर में किसकी पीठ है? तो दादू दयाल जी की पीठ है। कतरिया सर बीकानेर में जसनाथी संप्रदायों की है और सलेमाबाद अजमेर में निम्बारक संप्रदाय की है। तो ये चारों पांचों आपको याद रखनी है। ये शाहपुरा भीलवाड़ा के अलावा राम सनेही संप्रदाय की 3 और है। एक रेण नागौर में, ठीक है, संत दरियाव जी ने स्टार्ट की थी। एक खड़प सिंहत खेड़प्पा जोधपुर में रामदास जी के द्वारा शुरू की गई थी। और एक है सिंहथल बीकानेर के अंदर संत हरि रामदास जी के द्वारा शुरू की गई। ये कंफ्यूज मत होना, रामदास जी हरि रामदास जी। हरि रामदास जी ने सिंहथल बीकानेर में और रामदास जी ने खड़प्पा। आप शाम रोज 9 बजे हमारी रोज क्लास देखा करें। उसमें आपको चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो या कला संस्कृति, एक रोज राजस्थान का वीडियो पक्का मिला करेगा 9 बजे शाम को। और सुबह ये 7 बजे आपको क्लास देखनी देखनी है, ये ध्यान रखना। अगला, राजस्थान के किस आईएएस अधिकारी को भारत की जनगणना का निदेशक नियुक्त किया गया? अभी 2021 में जनगणना शुरू होगी, तो राजस्थान का कौन से आईएएस अधिकारी है जिनको भारत की जनगणना का निदेशक नियुक्त किया जाएगा? ये जनगणना हमारे भारत में 10 वर्ष बाद होती है, ये आपको पता है। अब 16वीं जनगणना होगी और ये जनगणना संघ सूची का विषय है। कैसी है? संघ सूची का विषय। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। विष्णु चरण मलिक को भारत की जनगणना का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो आईएएस अधिकारी विष्णु चरण मलिक को अगले 3 वर्ष के लिए भारत की जनगणना का निदेशक नियुक्त किया गया है और 16वीं भारत की जनगणना 2021 से शुरू होने जा रही है। अब देखो, 21 में शुरू हो जाने पर यार, उससे पहले 2011 में हुई थी। और बड़ी विडंबना की बात, अब तक में 2011 की जनगणना याद नहीं हुई। देखो आज 10 साल, और सरकार ने 1-2 साल और दे दिए, भागे और दे देंगे, 10-12 साल। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे राजस्थान की साक्षरता कितनी है? तो आपको ये याद रखना है, 66.1% है, जिसमें पुरुष साक्षरता है 79.2% और जो फीमेल महिला साक्षरता है वो 52.1%। ये अब उम्मीद करेंगे कि पुरुषों के बराबर आ जाए। अच्छा, लिंगानुपात हमारा कितना है? लिंगानुपात तो 928 है। लिंगानुपात कितना है? 928 है। और जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हुई 2011 के अनुसार? जनसंख्या वृद्धि दर तो 21.3% हुई। तो ये आंकड़े आपको याद रखने हैं बहुत बार। और शिशु लिंगानुपात 0 से 6 कितना हमारा? 888, पता होना चाहिए। और जनसंख्या हमारी 600 मतलब 6.86 करोड़। और एक रह गया घनत्व हमारा कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बातें आपको नॉर्मल पता होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, हमें पता होना चाहिए हमारे राजस्थान की मुख्य मुख्य बातें। ठीक है।
अब इसके अलावा क्वेश्चन अभी स्टेनोग्राफर में है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले की है, तो सीधी सी बात है जयपुर की है। ये बार बार क्वेश्चन आता है। घनत्व भी जयपुर का है। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर की है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जैसलमेर का है। सबसे कम क्षेत्रफल धौलपुर का है। ठीक है, ये मुख्य है। प्रथम कौन है, कम, ज्यादा, ये तो आपको पता होना चाहिए। इससे कोई मतलब नहीं था कंपटीशन होता है। अब कई विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन्हें पता नहीं हमारे राजस्थान का शिक्षा मंत्री कौन है। तो ये बातें, कौन राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, वित्त मंत्री कौन है, ये पता होना चाहिए। ये एग्जाम में आने के लिए नहीं होता, ये व्यवहारिक नॉलेज होता है, ध्यान रखना। ये आप पढ़ रहे हो वास्तव में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर का आटा गांव दिनों में चर्चा में रहने का कारण है। हाल ही में बाड़मेर का आटा गांव चर्चा में रहने का क्या कारण है, तो आटा गांव में एयरबेस की स्थापना की जाएगी। किसकी? एयरबेस की स्थापना की जाएगी, इसलिए ये चर्चा में है। कब? 7 दिसंबर 2020 को राज्य कैबिनेट ने बाड़मेर के आटा गांव में भारतीय वायुसेना का एयरबेस स्थापित करने की रक्षा मंत्रालय को भूमि आवंटन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। यानी रक्षा मंत्रालय ने पहले राज्य सरकार से कहा था कि आप भूमि दीजिए हमें, हम एयरबेस की स्थापना करेंगे। तो अब राज्य, हमारी राजस्थान सरकार की कैबिनेट की 7 दिसंबर 2020 को बैठक हुई और उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया कि हम आपको भूमि आवंटन कर रहे हैं, आप एयरबेस की स्थापना कीजिए। अब बाड़मेर आपको पता है हर चीज के लिए प्रसिद्ध होता है। तेल के कुओं के लिए तो खास करके प्रसिद्ध है, कच्चे तेल के कुओं के लिए सबसे ज्यादा। और MiG-21 लड़ाकू विमान भी वहां पे क्रैश होते हैं, ये भी प्रसिद्ध है। अब आप इमेज में देख ही लीजिए, ये है हमारा प्यारा राजस्थान, और प्यारे राजस्थान के अंदर ये दक्षिण भारत की आकृति लिए हुए बाड़मेर स्थित है, जो सीमा लगती है पाकिस्तान से, लगाता है 228 किलोमीटर, और इधर से गुजरात से लगाता है। दो बातें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब इसकी सीमा देखो, जैसलमेर से लग रही है, जोधपुर से लग रही है, और इधर ये हल्की सी पाली से लग रही है, और जालोर से लग रही है। अब बाड़मेर की जब भी बात आती है तो हम रिफाइनरी की बात करते हैं। रिफाइनरी, पेट्रोलियम, जो पेट्रोमेक्स रिफाइनरी है, इसमें हिस्सा पूछा जाए, क्योंकि 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगी और B6 पर आधारित देश की पहली रिफाइनरी होगी। इसमें हिस्सा है HPCL का और राजस्थान सरकार का। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। HPCL का हिस्सा है 74% और राज्य सरकार का 26%। इसमें बजट पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट की लागत कितनी है, 43,129 करोड़ रुपए। ये डाटा याद रखना। इसके अलावा, और इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में, बाद में इसको बंद कर दिया गया। कई कारण इसके बन जाते हैं। बाड़मेर खासा प्रसिद्ध है, आपको पता है। बालोतरा यहाँ पे स्थित है। बालोतरा का प्राचीन नाम खेड़ा था। लूनी नदी यहाँ आती है। सुकड़ी नदी पर बांगली बांध इस क्षेत्र में है। सुकड़ी नदी, लूनी नदी दोनों बाड़मेर में मिलते हैं। तो बहुत सारी चीजें ये इसके संदर्भ में आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड की सिफारिश पर राजस्थान में जो वरिष्ठ नागरिक है ना, 60 वर्ष से उम्र के अधिक, उनके लिए बनाई जा रही अलग से टाउनशिप योजना को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है मेरा घर मेरा स्वर्ग। मेरा घर मेरा स्वर्ग नाम दिया गया है। क्या है देखिए, राज्य में अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से टाउनशिप अपार्टमेंट बनेंगे, अलग से, जिसमें केवल 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को रहने की अनुमति होगी और उनकी सुविधा के अनुरूप ही निर्माण होगा। यानी उनके पास ही कोई छोटा सा चिकित्सालय होगा, उन्हें टहलने के लिए जगह मिलेगी, सारा सिस्टम होगा, और उनके साथ जो उनके परिवार के लोग हैं वो अस्थायी रूप से रह सकते हैं। या कोई बुजुर्ग अनाथ वगैरह है, जैसे उनके परिवार खत्म हो गया या कहीं विकलांग वगैरह कुछ हो गया, तो उनको कुछ समय के लिए रहने की व्यवस्था हो सकती है। बल्कि सिर्फ जो वरिष्ठ नागरिक है उनके लिए स्पेशल है। इसके लिए योजना राजस्थान में मेरा घर मेरा स्वर्ग योजना चलाई जाएगी। अब बात आती है राजस्थान में पूरे भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कितनी है? 8.6% ही है, 60 वर्ष से अधिक। और 60 वर्ष से अधिक राजस्थान में सिर्फ 7.5% है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में 60% से अधिक आयु के लोग हैं, सिर्फ 7.5%, और भारत में 8.6%। उनके लिए अलग से उनको माहौल दिया जाए, स्पेशली किया जाए, तो उसके लिए मेरा घर मेरा स्वर्ग योजना चलाई जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जनवरी 2021 को जारी की गई एम सैंड नीति के लिए कौन सा कथन सत्य है? लगा लेना स्टार, मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया। तारीख याद रखना, 25 जनवरी 2021 को एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इस नीति के तहत सरकारी भवनों के निर्माण में 25% एम सैंड आवश्यक है।
ये बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प है, उपयुक्त सभी सही सही है। ठीक है, बजरी की जगह इसको प्रयोग किया जाएगा। और आगे सरकारी भवनों के निर्माण में न्यूनतम 25% एमसैंड हाउस है। आपने देखा होगा पहले सड़कें बनती थी या कोई चीज बनती थी वो पक्की ईंटों से बनती थी, अब धीरे धीरे परिवर्तन आया गया, सीमेंट की ईंटें आने लगी है। विद्यालयों के अंदर सरकारी भवन है उनमें सीमेंट की ईंटों का प्रयोग करने लगा है। तो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। तो अब बजरी क्योंकि खत्म होने जा रही है और भूमाफिया वगैरह बजरी में बहुत सारा भ्रष्टाचार फैल रहा है, और ये चीजें इनको दूर करने के लिए एमएसपी नीति लाई जा रही है, सैंड नीति। तो उसके तहत ये उद्योग का दर्जा भी दिया जाएगा और इसको धीरे धीरे कम किया जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि ओल्ड है लेकिन याद रखना, द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में केंद्र राज्य का अनुपात कितना है? तो 60-40 का भी याद रखना, 60-40। वर्ष 2007-8 से गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लागू है। किस किस पे? गेहूं और दलहन पर। राज्य में वर्तमान में 14 जिलों में ये लागू है। केंद्र राज्य का अनुपात इसमें 60-40 है। ये याद रखना। मैंने सीधा क्वेश्चन क्यों दिया है? क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हमें कोई मुख्य क्लास लगाते हैं तो उसमें हमारा ध्यान हो जाता है। तो एक आधा क्वेश्चन इस प्रकार का होता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया जाएगा? तो ये प्रियंका शर्मा को प्रदान किया जाएगा। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है, जिन्होंने दादू पंथ चलाया था और इनके 152 शिष्यों में थे। 152 शिष्यों में से 52 शिष्य इनके स्तंभ कहलाते थे, जिनमें रज्जब जी, गरीबदास जी, बखना जी, मिशिकन दास जी, ठीक है, बहुत सारे थे। पीपा जी जानते हो, धन्ना जी मैंने आपको बता दिया। इसका स्पेशल लोक देवता लोक संतों का मैंने वीडियो दे दिया, वो देख लेना। और चरणदास जी, ठीक है। जल्द ही शाम को 9 बजे आज लोक देवियों का आपको वीडियो मिलने वाला है। ये दो हो गए। अब वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछता हूँ जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हाल ही में सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की किस इकाई में बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है? 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। और बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, अनूप सिंह। इनके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। बस आप इन क्वेश्चनों के जवाब सारे विद्यार्थी कमेंट में दोगे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। आपको व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।